नमस्कार दोस्तों अगर आप अपना डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक यूपी बीटीई से कर रहे हो, आपकी कॉलेज यूपी बीटीई से लिंक है या किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी से लिंक है जिसके एग्जाम इस बार ऑनलाइन होने वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के, चाहे आप मैकेनिकल से या किसी भी ब्रांच से कर रहे हैं और आपके पास ये सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के यूनिट वाइज इंपोर्टेंट यूनिट 1 से लेकर यूनिट 50 के इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं। भाई मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, यहाँ हम 100+ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए यार वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी किए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं देखो आपके 6th सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे वीडियो बनाऊंगा। 4th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर जिसके ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं डिप्लोमा में और मैकेनिकल खासकर ब्रांच के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी पर वीडियो आने वाली हैं 1 by 1। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। और भाई अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये एक वीडियो आपकी 80 से 90% प्रिपरेशन करा सकती है। आप अगर पूरी वीडियो को देखोगे बिना स्किप किए तो आप 80% एग्जाम इस वीडियो से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। तो चलिए यार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना वो हिंदी में भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इंग्लिश से अपना डिप्लोमा कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो फायदेमंद रहेगी और हिंदी से कर रहे हैं तब भी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वो भाई ये है, एन एक्टिव वॉल्केनो माउना लुआ इज लोकेटेड इन। देखो वॉल्केनो कई प्रकार के होते हैं, एक्टिव होते हैं, नॉन एक्टिव होते हैं। तो भाई एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है मौना लुआ, वो कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हवाई, यूएसए, ब्राजील, जापान, नन ऑफ द अबव। तो भाई यहाँ पर आपको हिंदी में अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहोगे तो इस तरह से है, एक सक्रिय ज्वालामुखी मौना लुआ स्थित है कहाँ पर, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर भाई जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हवाई, यूएसए, मतलब आपका यूएसए में है और उस जिस सिटी में है उस सिटी का नाम है, जिस जगह पर है वो है हवाई। तो भाई ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका, Which of the following disease appeared as public health concern in the last quarter of 20th century? अगर हिंदी में पढ़ें 20वीं की अंतिम तिमाही में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में सामने आई? तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, HIV, इबोला वायरस, और भाई इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपका एस्चेरिचिया कोली O157 रेशियो H7। तो भाई ये तीनों ही बीमारी आपकी जो सेंचुरी 20 के एंड में जो आपकी क्वार्टर पब्लिक हेल्थ कंसर्न की जो क्वार्टर ऑफ 20 सेंचुरी है उसमें ये तीनों ही बीमारी देखने को मिली थी। आप यहाँ पर इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी इसके ऑप्शन है। तो यहाँ पर भाई जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, मतलब आपका HIV, आपका इबोला वायरस और ये एस्चेरिचिया कोली O07 ये भी भाई आपका हो जाएगा। यहाँ पर भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिसीज दैट बिकम अनयूजुअली वाइड स्प्रेड एंड इवन ग्लोबल इन इट्स रीच इज रेफर्ड टू एज। एक बीमारी जो असामान्य रूप से व्यापक हो जाती है और यहाँ तक कि अपने पहुँच में वैश्विक हो जाती है उसे कहा जाता है। मतलब कि देखो एक जो बीमारी है जो असामान्य रूप से बहुत जल्दी फैल रही है और वो पूरे वर्ल्ड में फैलती जा रही है, तो उस बीमारी को आप क्या कहोगे? तो भाई उसको बोलोगे आप पेंडेमिक। जैसे भाई अभी ये कोविड वायरस है, इसको भी पेंडेमिक बोला जाता है क्योंकि ये एक तो बहुत अनयूजुअली स्प्रेड हो रहा है और भाई यहाँ पर ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है, तो इसको आप बोलते हो पेंडेमिक और हिंदी में बोला जाता है सर्वव्यापी महामारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीका वायरस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। आपका जो जीका वायरस होता है वो निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित होता है ये आपको बताना है। तो भाई जीका वायरस आपका डेंगू से संबंधित भी होता है, पीला बुखार से संबंधित भी होता है और जापानी मस्तिष्क कोप से भी संबंधित होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनोज इज नॉन फॉर इट्स मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनो इरप्शन इन रिकॉर्ड हिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अपने सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो, मौना लुआ, क्राकाटुआ, माउंट सेंट हेलेंस। तो यहाँ पर भाई जो इसका राइट आंसर है वो है क्राकाटुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका भाई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई भोपाल गैस डाइजेस्टर इज अ काइंड ऑफ। देखो भोपाल गैस डाइजेस्टर है, जो डाइजेस्टर हुआ था, आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो भाई भोपाल में एक ट्रेजेडी हुई थी, गैस लीकेज हुई थी। तो वो ये पूछा गया कि जो भोपाल गैस डाइजेस्टर हुआ था वो नेचुरल था या मैन मेड था। देखो भोपाल गैस डाइजेस्टर में क्या हुआ था, एक फैक्ट्री थी गैस की, वो गैस वहां से लीकेज हुई थी। तो भाई वो गैस बनाई जा रही थी, तो ऐसा तो है नहीं कि वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो आदमियों के द्वारा वहां पर वो प्लांट लगाया गया था। तो एक तरह से ये क्या हुआ, मैन मेड था कि ये इंसान की गलती की वजह से हुआ था, ये नेचुरली नहीं हुआ। क्योंकि देखो बाढ़ आ जाना, कोई चट्टान का खिसक जाना, ये सब नेचुरल होता है। बारिश तेज आ गई जिसकी वजह से बाढ़ आ गई, ये सब नेचुरल डाइजेस्टर होते हैं। लेकिन जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें गैस लीकेज हुई थी, वो गैस बनाई भी आदमियों के द्वारा जा रही थी, मतलब सब काम वो वहां पर एक प्लांट था, तो उसकी वजह से हो रहा था। तो इसलिए हम इसको भाई मैन मेड बोलेंगे और इसका ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका व्हाट इज रिंग्स ऑफ फायर। आपका रिंग ऑफ फायर क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन है आपके बेल्ट ऑफ वोल्केनोज इन अ सर्कम पैसिफिक रीजन, बेल्ट ऑफ वोल्केनोज इन द मिड कॉन्टिनेंटल रीजन, बेल्ट ऑफ वोल्केनोज इन मिड अटलांटिक रीजन। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्कम प्रशांत क्षेत्र में ज्वालामुखियों की पेटी। इसको आप रिंग्स ऑफ फायर बोलते हो, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेल्ट ऑफ वोल्केनोज इन अ सर्कम पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन त्रिपुरा एक्सपीरियंस टाइड। देखो आपकी इसमें ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी मैंने हिंदी नहीं लिखी है पीडीएफ बनाते वक्त, उसका रीजन ये है कि उसको मैं हिंदी में बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। अगर उसकी हिंदी, अगर मैं हिंदी लिखता तो बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाती, आपको हिंदी समझ में नहीं आती, आपको इंग्लिश में से समझ के बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन त्रिपुरा एक्सपीरियंस टाइड, मतलब कि त्रिपुरा की कौन सी नदी में टाइड आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये सारी रिवर त्रिपुरा में है, गोमती, फेना, हावड़ा, खोवई। तो इसका जो राइट आंसर है भाई वो है फैनी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग ऑफ त्रिपुरा आइडेंटिफाई एज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। देखो त्रिपुरा की कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो कि आपको बताना है, जो कि भूकंप की चपेट में आई है पहले, ठीक है, तो वो आपको बताना है। उसका राइट आंसर है यहाँ पर एमबीबी कॉलेज, नीर महल, उज्जैनता पैलेस या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई यहाँ पर चाहे एमबीबी कॉलेज हो, नीर महल हो, उज्जैनता पैलेस हो, यहाँ पर सारे आंसर आपके राइट हैं। तो ऑप्शन डी भाई यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर भाई हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार वो है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सीस्मियोलॉजी। देखो सीस्मियोलॉजी क्या होती है, भूकंप विज्ञान, मतलब स्टडी ऑफ भूकंप, या आप स्टडी ऑफ भूकंप जो होती है, भूकंप की जो स्टडी होती है उसको सीस्मियोलॉजी कहते हैं। तो मॉडर्न सीस्मियोलॉजी मतलब आधुनिक भूकंप विज्ञान के फादर कौन है, ये आपसे पूछा है। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आर.डी. ओल्डहम। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको आप शॉर्ट में NDMA भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, या वो किसके द्वारा हेड की जाती है। तो यहाँ पर देखो जो हेड की जाती है वो PMO के द्वारा की जाती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसको हेड करते हैं या वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये भी बन सकता है कि NDMA की, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपसे यहाँ पर ये भी बन सकता है कि NDMA की फुल फॉर्म क्या है। तो NDMA की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी होगी। NDMA की फुल फॉर्म होती है द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्केनोज आर जनरली फाउंड वेयर,
वोल्केनोज सबसे ज़्यादा कहाँ पर या जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखो उसका आंसर है टेक्टोनिक प्लेट्स फुल अपार्ट और आर कमिंग टूगेदर। आपकी भाई जो टेक्टोनिक प्लेट अलग हो जाती हैं या एक साथ आ रही होती हैं, वहां पर जनरली क्या बन जाता है? वोल्केनो बन जाता है। तो आपका ऑप्शन बी भाई यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहां पर, वोल्केनिक इरप्टेड मटेरियल व्हेन इनसाइड द हिल अर्थ माउंटेन इट इज कॉल्ड। ज्वालामुखी से फटने वाला पदार्थ जब पहाड़ी पृथ्वी पर्वत के अंदर होता है उसे कहते हैं। तो भाई उस पदार्थ का नाम होता है मग्मा। तो ऑप्शन बी भाई यहां पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड इन। देखो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर कहां पर है ये आपसे पूछा गया है। यहां पर कुछ सिटी के नाम दिए गए हैं, जिसमें से 2 सिटी भारत की हैं, एक इंडोनेशिया की है, एक होनोलुलु। तो भाई जो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर है वो है आपका होनोलुलु। तो ये भाई जगह का नाम आप याद रखना। वैसे भी यार थोड़ा अजीब सा ही नाम है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन मेड हजार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित खतरा नहीं है? तो देखो यहाँ पर हम थोड़े से ऑप्शंस को थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। लीकेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, मतलब जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें लीकेज हुआ था ना, टॉक्सिक गैस का, जहरीली गैस का फैसाव हुआ था, मतलब वहां से वो लीकेज हुई थी। ठीक है, हिंदी में मतलब थोड़े से वर्ड मैं ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, बट वो लीकेज हुई थी वहां से, तो वो टॉक्सिक वेस्ट था, एक तरह से गैस थी आपकी, तो वो मैन मेड था। ठीक है, वो एक इंसान के द्वारा बनाया हुआ खतरा है। वार एंड सिविल स्ट्राइफ, लड़ाई झगड़े, जो भाई दंगे होते हैं, 2 कंट्रीज के बीच में वार होते हैं, 2 मिलिट्री के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, या सिविल स्ट्राइफ होती है, ये भी मैन मेड की वजह से होता है। ड्रॉट, और उसके बाद है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। देखो जो हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है वो भी मैन इंसानों की वजह से होता है, लेकिन भाई जो ड्रॉट क्या होता है, सूखा जो आ जाता है, वो एक मैनमेड नहीं है, वो क्या है, एक नेचुरल हजार्ड है, एक प्राकृतिक खतरा है। तो भाई ऑप्शन सी आपका यार यहाँ पर सही हो जाएगा, सूखा, या इसको हम इंग्लिश में ड्रॉट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, साइक्लोन अकरिंग इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन आर कॉल्ड। देखो आपने ओशंस के बारे में सुना होगा, तो एक नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, उसमें जो साइक्लोन आता है उसको क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जैसा कि राइट आंसर आप देख सकते हैं, हरिकेन्स करके उस साइक्लोन का नाम है। तो भाई ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाई इंटेंसिटी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इन त्रिपुरा कॉजेस। देखो हाई इंटेंसिटी मतलब बहुत तेज और बहुत समय तक अगर बारिश हो रही है, ठीक है, ये त्रिपुरा का है कि अगर त्रिपुरा में बहुत तेज बारिश हो रही है, या लॉन्ग ड्यूरेशन, देखो यहाँ पर त्रिपुरा दिया हुआ है, किसी और स्टेट में दिए, किसी और स्टेट में भी ये क्वेश्चन आएगा ना, तो उसका आंसर फ्लड ही होगा। जरूरी नहीं है यहाँ त्रिपुरा दिया हो, किसी और स्टेट का नाम दिया हो, या या यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है, हाई इंटेंसिटी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एट एनी प्लेस कॉजेस, तो उसकी वजह से भाई क्या आंसर होगा आपका, फ्लड। फ्लड का मतलब आप जानती होंगे बाढ़ आ जाना, ठीक है, उसको आप फ्लड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भाई, मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल रिवर्स इन त्रिपुरा मीट्स विद विच रिवर ऑफ बांग्लादेश। जो आपकी त्रिपुरा की मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल रिवर्स हैं वो बांग्लादेश की किस रिवर से मिलती हैं? तो भाई उसका आंसर है मेघना, वो मेघना रिवर से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द वेक्टर ऑफ जीका वायरस। जीका वायरस का वेक्टर बताना है, वेक्टर को हिंदी में वाहक कहते हैं, वो बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके एडिस इजिप्टी, एडिस एल्वोपिक्टस। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं, इसके दोनों ही वेक्टर हैं। तो यहाँ पर जो आप राइट टिक करके आओगे वो ऑप्शन ए एंड बी दोनों करके आओगे, क्योंकि वहाँ पर 2 ऑप्शन आप टिक नहीं कर सकते, ऑप्शन एक ही टिक करना होगा। तो सी ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, इसका मतलब है पहला और दूसरा। तो यस, पहला और दूसरा भाई दोनों यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनरली द नंबर ऑन रिचटर स्केल रेंजेस बिटवीन। देखो एक स्केल होता है रिचटर स्केल जिसको बोलते हैं, उसकी रेंज बतानी है कि जनरली कितनी रेंज होती है, कितने से लेके कितने तक होती है।
तो भाई 0 और 9 के बीच में होती है। यहाँ पर भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड्स, के डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। तो भाई यहाँ पर आपका होता है मिटिगेशन, जिसको समन बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण, रिहेबिलिटेशन पुनर्वास। तो तीनों ही आंसर सही हैं। तो यहाँ पर जो राइट टिक करके आओगे वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव पर आप राइट करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सुनामी कैन अकर ओनली ड्यूरिंग, सुनामी जो आती हैं वो मोस्टली कब आती हैं। तो भाई इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता, दिन हो रात हो कभी भी सुनामी आ सकती है। तो भाई ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम डिजास्टर इन। देखो भाई आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि यूएनएचसीआर है या आपके यूएन, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे ही एक यूएन का डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। तो भाई जो आपकी यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो जैसे आपका कहीं पर डिजास्टर आ जाता है तो कहाँ के लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, क्या एशिया की करेगी या अफ्रीका के लोगों की करेगी या ऑस्ट्रेलिया के लोगों की करेगी या दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सारे कॉन्टिनेंट की करेगी। तो भाई उसका काम है वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सभी कॉन्टिनेंट में अगर डिजास्टर आता है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब आपको पता है कि भारत में टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, जिसमें हमारा जो भारत है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होती है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर इन इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। आपके भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है भाई वो है न्यू दिल्ली, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन। जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था वो कब बना था ये बताना है। यहाँ पर भाई जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था वो 2005 में बना था। तो ऑप्शन सी भाई आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव हजार्ड मैनेजमेंट लार्जली रिलाय ऑन। प्रभावी जोखिम प्रबंधन काफ़ी हद तक निर्भर करता है किस पर, गवर्नमेंट एजेंसी पर, इमरजेंसी रेस्पॉन्सेस पे या प्री डिजास्टर प्लानिंग पर। तो भाई जो ये डिपेंड करता है वो करता है प्री डिजास्टर प्लानिंग पर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आपदा पूर्व योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीजनली रिलेटेड हजार्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सीजनली रिलेटेड हजार्ड है, मतलब सीजनली खतरा है, मतलब कि या तो वो समर में आएगा तो सिर्फ समर में आएगा, या जैसे कि भाई मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक, वॉल्केनिक या टेररिस्ट अटैक। भाई इसका कोई मतलब नहीं है। देखो अर्थक्वेक विंटर में भी हो सकता है, समर में भी हो सकता है, रेनी सीजन में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसका सीजन से कोई डिपेंड नहीं है। ऐसे ही वॉल्केनिक इरप्शन कभी भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक कभी भी हो सकता है। लेकिन भाई एक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो सीजनली रिलेटेड हजार्ड होता है, तो भाई वो मोस्टली आप फ्लड को बोल सकते हो। जो आपकी फ्लड होती है वो जब भी आती है जब रेनफॉल ज़्यादा होती है, और भाई जो आपकी रेनफॉल होती है वो रेनी सीजन में होती है। तो भाई यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द लेवल ऑफ हार्म वाई आर हजार्ड्स गवर्न्ड वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ हजार्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ हजार्ड या इंटेंसिटी एट द इम्पैक्ट पॉइंट। मतलब कि जैसे कोई आपके यहाँ पर कोई हजार्ड हुआ, मतलब कोई खतरा हुआ, कोई दिक्कत हो गई, जैसे फ्लड आ गई या अर्थक्वेक आ गया या आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो वो कैसे नापा जाएगा, कितनी लेवल तक इसका खतरा हुआ है, कितना ये हार्मफुल रहा। तो भाई वो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ हजार्ड, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उस जो खतरा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या था, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी और इंटेंसिटी क्या थी कि जिस पॉइंट पर वो हुआ है। तो भाई ये इसके तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटमॉस्फेरिक हजार्ड। देखो इनमें से कौन सा एक वातावरणीय हजार्ड या वातावरणीय खतरा नहीं है। तो देखो वो है आपका हैवी रेनफॉल, हैरिकेन्स, तो ये सभी एटमॉस्फेरिक हजार्ड हैं। लेकिन भाई एपिडेमिक इन ह्यूमन ये आपका एक तरह से एटमॉस्फेरिक हजार्ड नहीं है।
वातावरणीय खतरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ डिजास्टर डिपेंड ऑन, जो रिस्क जैसे कोई भी डिजास्टर हो रहा है तो जो उसका रिस्क है उसका लेवल जो कितने लेवल तक हो सकता है ये किस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द हजार्ड के वो किस तरह का खतरा है, मतलब वार है, वॉल्केनिक इरप्शन है, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है कि किस तरह का खतरा है। सेकंड है वल्नरेबिलिटी ऑफ एलिमेंट विच आर अफेक्टेड, प्रभावित होने वाले तत्वों की सुविधीयता क्या है। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एलिमेंट विच आर अफेक्टेड, प्रभावी होने वाले तत्वों का आर्थिक मूल्य क्या है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ये सारे चीज़ें देखी जाती हैं, तभी हम बता सकते हैं कि जो ये डिजास्टर है ये किस लेवल का हुआ है, कितना इसमें खतरा हुआ है। तो ऑल ऑफ द अबव भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका द एक्सटेंट टू विच आ कम्युनिटी स्ट्रक्चर सर्विसेज और जियोग्राफिक एरिया इज लाइकली टू बी डैमेज्ड और डिसरप्टेड बाई द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर हजार्ड इज टर्म्ड एज, किसी विशेष खतरे के प्रभाव से किसी समुदाय संरचना सेवाओं या भौगोलिक क्षेत्र के क्षतिग्रस्त या बाधित होने की संभावना की किस हद तक कहा जा सकता है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है वल्नरेबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको भेद्यता, तो आप इंग्लिश में ही इसे याद रखें तो भाई थोड़ा सही रहेगा, वल्नरेबिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई रिक्टर स्केल एक्सप्रेस एन अर्थक्वेक, जो रिक्टर स्केल होता है वो अर्थक्वेक को एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है अर्थक्वेक का, लोकेशन, ड्यूरेशन, डेप्थ या मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेस करता है भाई वो मैग्नीट्यूड करता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर द पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक अकर इज कॉल्ड। देखो भूकंप आने वाले बिंदु के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह के बिंदु को कहा जाता है तो उसको बोलते हैं ऊपरी केंद्र, या इंग्लिश में बोलते हैं एपी सेंटर। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड डिजास्टर, इनमें से कौन सा मैन मेड डिजास्टर है। तो टेररिज्म, मेजर फायर, पॉल्यूशन, आपको तीनों ही आपके यहाँ पर भाई मैन मेड डिजास्टर हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कम्स इन विच पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, सुविधीयता विश्लेषण आपदा प्रबंधन चक्र के किस भाग में आता है। तो भाई वो आता है समन के भाग में, जिसको आप मिटिगेशन बोलते हो इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लड कैन बी प्रिवेंटेड बाई, फ्लड को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। अफॉरेस्टेशन, मतलब कि आप फॉरेस्टेशन करना बंद कर दें, मतलब जो कटिंग होती है फॉरेस्ट की वो करना बंद कर दें, और कटिंग द फॉरेस्ट, टिलिंग द लैंड, तो भाई उसका राइट आंसर अफॉरेस्टेशन है, ये बिल्कुल आप इसका आंसर जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस डिजास्टर इज अ काइंड ऑफ, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैन मेड डिजास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड डिजास्टर कम्स फ्रॉम, जो आपका डिजास्टर वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। लैटिन वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जर्मन से लिया गया है, या ग्रीक से। तो भाई जो डिजास्टर वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो ऑप्शन ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई वल्नरेबिलिटी एंड हाई हजार्ड आर एसोसिएटेड विद, तो भाई ये जो एसोसिएट होते हैं वो हाई डिजास्टर रिस्क पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द अपेक्स अथॉरिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। हम जैसे कि भाई एनडीएमए के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके थे, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है भारत के अंदर उसकी सबसे बड़ी, मतलब सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है भारत के अंदर। तो जैसे कि हम बता चुके हैं एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और जिसको चेयर या जिसको हेड जो करते हैं वो पीएम करते हैं हमारे देश के, ठीक है। तो अभी अगर आपसे पीएम पूछे, अभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि हु हेडेड एनडीएमए, तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी, क्योंकि अभी हमारे पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हेड होंगे वो कौन होंगे, पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का नहीं है। प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, कंस्ट्रक्शन या रिकवरी, तो ऑप्शन सी भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई द भोपाल गैस डिजास्टर अकर्ड इन,
जो भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो भाई इसको आप अलग से पढ़ना चाहो तो अलग से भी थोड़ा पढ़ सकते हो, लेकिन और बहुत मैंने मोस्टली क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि भोपाल गैस डिजास्टर कब हुआ था, तो भाई वो हुआ था 1984 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल इज मोर वल्नरेबल इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर, ठीक है, जो कोई भी डिजास्टर हो रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा खतरा किन लोगों को होता है, तो भाई वो सबसे ज़्यादा खतरा ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन और वुमेन के लिए होता है। ऑप्शन सी आपका भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड, जो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक की वेव जो होती है, अर्थक्वेक वेव उनको रिकॉर्ड करता है, उनकी इंटेंसिटी वगैरह रिकॉर्ड करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं सीस्मोग्राफी, सीस्मोग्राफ, ठीक है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं सीस्मोग्राफी। तो ये दोनों याद रखना, जिस इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड किया जाता है वो सीस्मोग्राफ होता है और उस प्रोसेस को सीस्मोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉन एज सीस्मिक वेव, तो उसका सीस्मिक वेव भाई जो सुनामी होती है उसको सीस्मिक वेव भी बोला जाता है, तो सुनामी भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। द नेम ऑफ लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, देखो लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है संसार के अंदर, मतलब पूरी दुनिया के अंदर, तो वो है मूना लाओ और मोना लाओ, और इसका ये कहाँ पर है, हवाई में है। तो भाई इसका राइट आंसर याद रखना क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट है, तो इससे सवाल बन सकते हैं, एक मैं ऑलरेडी करा चुका था और ये भी याद रखना। लेट योर अर्थक्वेक अकर्ड इन 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक प्रोड्यूस रोलिंग इफेक्ट अलोंग द सरफेस, अर्थक्वेक की कौन सी वेव भाई आपका रोलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, भूकंप की कौन सी तरंग सतह पर लुढ़कने का प्रभाव उत्पन्न करती है, तो उस वेव का नाम है एस वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, इनमें से कौन सा मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहलाता है, तो उसका आंसर है स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई विच कंट्री इज नॉन एज द मोस्ट फॉरेस्ट फायर प्रोन कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व में किस देश को सबसे अधिक वनों में आग लगने की आशंका वाले देश के रूप में माना जाता है, तो भाई वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई द चेर्नोबिल डिजास्टर ऑफ 1986 इन यूक्रेन वाज अ केस ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर, ऑप्शन सी आपका भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी गेट अ डिसीज एट द सेम टाइम, देखो कोई एक कम्युनिटी है, अगर वहाँ एक कम्युनिटी के लोगों को कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, और वो सेम टाइम एक ही टाइम के अंदर हो जाती है, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं एपिडेमिक, हिंदी में बोलते हैं महामारी, और अगर वही बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैलती है उसको बोलते हैं फिर हम पेंडेमिक, ठीक है। एग्जाम्पल मैं पेंडेमिक का बता चुका हूं, आपका कौन सा है कोविड-19, तो कोविड-19 यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये आपका एक पेंडेमिक है, पेंडेमिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीका वायरस इज स्प्रेड बाई, जो जीका वायरस है वो किसके थ्रू फैलता है ये बताना है, तो भाई वो मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, मच्छरों के द्वारा फैलता है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इंडिया साइक्लोन इज ट्रैक्ड थ्रू विच सैटेलाइट, आपके भारत के अंदर साइक्लोन मतलब किस सैटेलाइट, कौन सी सैटेलाइट है जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि साइक्लोन हो सकता है यहाँ पर, तो उस सैटेलाइट का नाम है भाई इनसैट सैटेलाइट, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, एक मिनट भाई, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाई, आपकी जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो किसके द्वारा मापी जाती है, तो भाई वो मॉडिफाइड मेरकैली स्केल के द्वारा मापी जाती है, या हम कह सकते हैं मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट 2/3 ऑफ द साइक्लोन दैट अकर इन इंडियन कोस्ट लाइन अकर इन द, जो आपके मतलब जो साइक्लोन है वो 2/3 इंडियन किस कोस्ट लाइन पे आते हैं, तो भाई जो इंडिया की कोस्ट लाइन है बे ऑफ बंगाल, आप अगर मैप को इंडिया के मैप को देखोगे ना तो वहां पर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को लग जाए, एक तरफ इंडिया के बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ अरेबियन सी है, तो भाई जिस तरफ बे ऑफ बंगाल है उस तरफ आपके 2/3 साइक्लोन आते हैं, मतलब मेजरली साइक्लोन मोस्टली साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं,
तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज इन। इंटरनेशनल सुनामी, भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हम इसको ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके थे। इसका राइट आंसर है होनोलुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस जनरली अफेक्ट, जो आपकी ट्यूबरक्लोसिस होती है वो जनरली किस चीज को अफेक्ट करती है, तो वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिकेन्स आर कॉमन इन, ह्यूरिकेन्स कहां पर कॉमन है, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट काम पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज, वो है भाई इसका राइट आंसर आई। इन इंडिया सुनामी वार्निंग सेंटर इज लोकेटेड इन, भारत के अंदर सुनामी वार्निंग सेंटर, सुनामी चेतावनी जो देता है सुनामी की, वो सेंटर कहां पर है भारत के अंदर, भाई वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सुनामी हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम, जो आपका सुनामी वर्ड है वो किस वर्ड कहां से लिया गया है, ठीक है, तो फ्रेंच से, लैटिन से या जापानी से। जो सुनामी वर्ड है भाई वो जापानीज वर्ड है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जो सुनामी आती है भाई वो जापान के अंदर सबसे ज़्यादा आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसीलिए आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जो सुनामी वर्ड है वो जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल वॉर इज, जो सिविल वॉर का आप एक एग्जाम्पल बताइए। क्या कारगिल की लड़ाई होती वो सिविल वॉर था, वर्ल्ड वॉर 1 सिविल वॉर था? नहीं भाई, जो सिविल वॉर है वो है साइरियन वॉर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन फैक्टर ऑफ वाइल्ड फायर हजार्ड आर, वाइल्ड फायर हजार्ड का कॉमन फैक्टर क्या है? लाइटनिंग, आग, वॉल्केनिक इरप्शन, एल नीनो। भाई ये तीनों में से कोई सा भी हो जाए, वाइल्ड फायर हजार्ड का खतरा रहता है, तो ऑप्शन ए बी सी सभी भाई यहाँ पर सही हो जाएंगे यहाँ पर आपके। तो भाई यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड फायर इन नॉर्थ अमेरिका इज नॉन एज, वाइल्ड फायर इन नॉर्थ अमेरिका में जो होती है उसको क्या बोला जाता है, वो आपको बताना है भाई यहाँ पर। उसको बोला जाता है बुश फायर। ऑप्शन ए आपका भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। विच इज द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन इन एरिया इन इंडिया, इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लैंडस्लाइड होने के सबसे ज्यादा खतरा रहता है? लैंडस्लाइड तो आप जानते होंगे, तो भाई वो है हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न हिल। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 एटम बॉम्ब्स ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान बाय यूएसए ड्यूरिंग। देखो 2 बम जो गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो कि कहां पर है? जापान में है। आपको भाई हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। ये जापान में गिराए गए थे, यूएसए के द्वारा गिराए गए थे, और ये वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रहा था तब गिराए गए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्विन टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन यूएसए वाज डिस्ट्रॉयड बाय टेरर अटैक इन। जो भाई ट्विन टावर है आपकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में यूएसए में, एक ट्विन टावर थी वो डिस्ट्रॉय की गई थी एक टेररिस्ट अटैक के दौरान। तो वो किस ईयर में डिस्ट्रॉय की गई थी, मतलब तहस नहस कर दी गई थी? तो भाई वो ऑप्शन बी 2001 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द विंड ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ब्लॉज इन। तो भाई जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उस पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसकी जो विंड हवा चलती है वो किस डायरेक्शन में हवा चलती है? तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD कॉल्स अ स्टॉर्म सुपर साइक्लोन व्हेन द विंड ब्लोज मोर देन 220 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपकी सुपर साइक्लोन जब कहलाता है जब जो आपकी हवा है उसकी स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है, भाई वॉल्केनिक इरप्शन तो आप जानते होंगे ना, वॉल्केनिक इरप्शन वो होता है जब हमारा कोई वॉल्केनो है जब वो फटता है उसको वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। द एक्सट्रीम रिस्क जोन इज विद इन अ डिस्टेंस। तो भाई अगर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो एक्सट्रीम रिस्क जोन कौन सा, कितने डिस्टेंस तक होता है जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा तो बहुत दूर तक होता है लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा होता है 100 मीटर के दायरे के अंदर। तो यहाँ पर अप टू 100 मीटर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लहार्स।
तो भाई लाहर्स क्या है, एक वॉल्केनिक मड फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। देखो इंडिया के अंदर वॉल्केनो जितने भी हैं वो सब डीएक्टिवेट हो चुके हैं, सिर्फ एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है वॉल्केनो ऑफ वेरिन आइसलैंड। ये ध्यान रखना। देखो एक्टिव और डीएक्टिवेट की बता दूं, एक्टिव वॉल्केनो वो हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, जिनके अंदर अभी भी आग है, जो इरप्शन होने का खतरा है, लगता है कि यहाँ पे इरप्शन हो सकता है, अभी भी ये फट सकता है, वो एक्टिव होता है। और जो पहले थे अब बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना लावा है ना कुछ है, बिल्कुल अब वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं, ठंडे पड़ चुके हैं पूरी तरह से, वो डीएक्टिवेट बोलते हैं, उसको नॉन एक्टिव बोलते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रेसिपिटेशन फूड। तो वो आपका क्या होता है, कोस्टल फ्लड। द हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन कौन सा है वर्ल्ड में, वो बताना है। उसका नाम है कोटोपाक्सी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ ड्रॉट प्रॉन एरिया इन इंडिया इज। देखो हमारे भारत में कितने परसेंटेज ऐसा एरिया है जहां पर लगता है कि सूखा पड़ सकता है, मतलब ड्रॉट आ सकती है, तो भाई वो है 30%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, नेम ऑफ द अर्थक्वेक वल्नरेबल बिल्डिंग आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। ऑलरेडी हम भाई ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है यार, जब पीडीएफ बनाते हैं तो ध्यान नहीं रहता कि ये क्वेश्चन ऐड किया है या नहीं, तो भाई यहाँ पर हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वार आर डेक्लाइन इन ह्यूमन पॉपुलेशन, आउटब्रेक ऑफ डिसीज एंड एपिडेमिक, राइजेस इन रेफ्यूजी। देखो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर, किसी भी लड़ाई के अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब किस वजह से लड़ाई हो सकती है। सबसे पहले डेक्लाइन होना ह्यूमन पॉपुलेशन में, या कोई भी बीमारी या कोई महामारी आ जाना, या जो रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजी कौन होते हैं, दूसरे देश से हमारे देश में आने वाले लोगों को हम रिफ्यूजी बोलते हैं। तो अगर या तो रिफ्यूजी का देश में बढ़ जाना, ये सब अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लड़ाई के, झगड़े, वॉर होने के। द टेररिस्ट अटैक इन मुंबई टुक प्लेस। भाई देखो मुंबई टेररिस्ट अटैक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई जो टेररिस्ट अटैक होता है, मुंबई अटैक हुआ था, ठीक है, 26/11। ठीक है भाई, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई के अंदर, वो कब हुआ था, 2008 में आपका टेररिस्ट अटैक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल फ्लड प्रोन एरिया इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर कितने परसेंटेज ऐसी जगह है जहां पर बाढ़ आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो वो 12% जगह ऐसी है भारत के अंदर जहां सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। टोटल साइक्लोन प्रोन एरिया इन इंडिया, और साइक्लोन आने का खतरा 8% भारत में ऐसी जगह है जहां पर रहता है। विच बॉडी इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन केस ऑफ स्टेट लेवल डिजास्टर। तो भाई ऑलरेडी इसका आंसर आप TDMA ही लगाओगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर, मतलब इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करे, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा अपेक्स अथॉरिटी यही है, तो भाई यहाँ पर जो आंसर TDMA ही होगा। द माउंट वेसुवियस इज द एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वॉल्केनो। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोलॉजिकल डिजास्टर। इनमें से कौन सा भूविज्ञानिक आपदा है, तो भाई वो ऑप्शन ए आपका सुनामी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाई। देखो जैसे कि जो आपकी सबसे अपेक्स जो NDT है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और जो स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको स्टेट के CM हेड करते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन त्रिपुरा। आंसर इज गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDMA डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। भाई मैंने यहाँ पर ये फुल फॉर्म इसलिए लिखी है कि अगर DDMA की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बता सकें। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके द्वारा हेड की जाती है, तो भाई ये DM के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा हेड की जाती है। व्हाट इज ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है, मतलब सूखा क्या होता है। नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग कंटिन्यूअस टाइम, बहुत समय तक बारिश न होने की वजह से ड्रॉट होता है, या उसको हम ड्रॉट बोलते हैं कि सूखा पड़ गई। रीजन ऑफ वेस्ट अफ्रीका नॉन एज। तो भाई साहिल रीजन ऑफ वेस्ट अफ्रीका बताना है। तो भाई देखो साहिल रीजन जो है आपका वेस्ट अफ्रीका का, वहाँ पर सूखा भी सबसे ज़्यादा होता है, फूड क्राइसिस भी रहती है और फेमाइन भी आती है। तो ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव भाई सही हो जाएगा।
वन ऑफ द मेन रीजन फॉर फार्मर्स कमिट सुसाइड इन इंडिया, सबसे मुख्य कारण किसानों का सुसाइड करने का क्या होता है भारत के अंदर, तो वो है भाई आपका क्रॉप फेलियर, जो आपकी फसल बर्बाद हो जाती है किसानों की, जिसकी वजह से भाई या तो मतलब क्रॉप फेलियर, फसल बर्बाद हो जाना, रेट अच्छे से नहीं मिलना गवर्नमेंट के थ्रू, यही रीजन होते हैं। विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग वार्निंग रिगार्डिंग ड्रॉट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज, जो आपकी इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसका क्या ऑब्जेक्ट है ये बताना है भाई आपको यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन एक बार आप पढ़ के देख सकते हो। यहाँ पर जैसे देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है भाई द रेज कॉन्सिक्यूशनेस अबाउट इन्वायरमेंटल एजुकेशन। भाई यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन इज, इन्वायरमेंट एजुकेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेज कॉन्सिक्यूशनेस अबाउट इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये भी है भाई। टू टीच इन्वायरमेंटली अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये भी है। क्रिएट इन्वायरमेंट एथिक दैट फोस्टर अवेयरनेस अबाउट इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटेक्निक। तो भाई इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और देखो यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हो, पर्यावरण शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सिखाने के लिए एक पर्यावरणीय नैतिकता बनाएं जो अर्थशास्त्र, सामाजिक और राजनीतिक की पारिस्थितिक अंतर्निर्भरता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इनमें से कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं होता ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। देखो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता है, भूजल की कमी, मैंग्रोव और आर्द्र भूमि का विनाश, प्रजातियों की विलुप्त होने की दर में वृद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इनमें से जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, इन्वायरमेंट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट ओनली एट, इन्वायरमेंट एजुकेशन कब इम्पोर्टेंट है, जब तुम स्कूल में होते हो, प्राइमरी लेवल 10th तक पढ़ते हो तब इन्वायरमेंट की एजुकेशन देनी चाहिए, या सेकेंडरी में होते हो 11th 12th में, या कॉलेज में। तो भाई इन्वायरमेंट एजुकेशन सभी स्टेज पे जरूरी होती है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 10,000 किलोमीटर, इट इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 थर्मल लेयर। तो भाई यहाँ पर आपको आंसर बताना है, हिंदी में भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। वायुमंडलीय लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, इसे निम्नलिखित 4 तापीय परतों में विभाजित किया गया है, वो नाम बताना है आपको यहाँ पर। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, और इंग्लिश में कहते हैं इसे स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्चुअल कंपोनेंट ऑफ अ इन्वायरमेंट आर अफेक्टिव ट्रांसपोर्टर ऑफ मैटर्स। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। हिंदी में आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, पर्यावरण के निम्नलिखित में से कौन से विचारिक घटक पदार्थ के प्रभावी संवाहक हैं, वायुमंडल और आपका भाई जलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस्फीयर इज, जीव मंडल क्या है, ये आपको बताना है। तो भाई जो आपका जीव मंडल है वो है पृथ्वी की सतह पर कार्बनिक पदार्थ का पतला खोल जिसमें सभी जीवित चीजें शामिल हैं। द थिन सेल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्चुअल स्फीयर ऑफ एनवायरनमेंट इज हैविंग द लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी फॉर मैटर। तो भाई यहाँ पर जो इसका पर्यावरण के निम्नलिखित में से किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए सबसे कम भंडारण क्षमता है, ये बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है एटमॉस्फेयर, ऑप्शन ए वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन द हाइड्रोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा जलमंडलीय विकास गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है? वो आपको बताना है। एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन या वाटर पॉल्यूशन। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर अकर्स इन द अर्थ। देखो हमारे अर्थ के ऊपर ना लेयर होती हैं, ठीक है, कुछ किलोमीटर तक की लेयर के नाम होते हैं कि यहाँ तक ये लेयर, वहाँ तक लेयर। तो किस लेयर के अंदर बादल होते हैं वो आपको बताना है। तो भाई जो आपकी ट्रोपोस्फियर होती है उस लेयर के अंदर आपका बादल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर बायोस्फीयर इज अ टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट द। बायोस्फीयर एक शब्द है जिसका उपयोग किसके प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो भाई जो इसका राइट आंसर है वो है अ स्मॉल जोन ऑफ अर्थ वेयर द लिटोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर कम इन द कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। पृथ्वी का एक छोटा सा क्षेत्र जहां स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? बायोस्फीयर। द टर्म इकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। जो इकोलॉजी टर्म है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है ये आपको बताना है। तो भाई ये हैकल के द्वारा ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। ये आपको बताना है तो उसको बोलते हैं भाई हम इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। इकोसिस्टम में क्या क्या होता है वो बताना है। तो भाई जो इकोसिस्टम है उसके अंदर ग्रीन प्लांट, एनिमल, कंपोजर्स एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनवायरनमेंट विच हैज बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इन एन इकोसिस्टम। भाई जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको आप रिसाइकिल कर सकते हो इकोसिस्टम के द्वारा। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। विच फ्लोज थ्रू द इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ सी एनर्जी फ्लोज थ्रू द इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ सी बॉन्ड। तो भाई ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। एनर्जी इज रिसाइकल्ड इन एन इकोसिस्टम, भाई ये आपका स्टेटमेंट आपका गलत है, ऑप्शन सी मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेस्पिरेशन प्रोसेस रिलीज एनर्जी, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ए, बी और डी स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट गलत है और आपको गलत स्टेटमेंट ही बताना है। तो सी आपका भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई ड्राइविंग फोर्स इन एन इकोसिस्टम इज, जो आपकी इकोसिस्टम में ड्राइविंग फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं हम? तो भाई उसका जो राइट आंसर है वो है सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है अबायोटिक एंड बायोटिक, दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी भाई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा एक अबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का वो आपको बताना है। तो भाई जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा भाई यहाँ पर ऑप्शन सी ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है प्लांट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन डिकम्पोजर्स। तो ऑप्शन ए 20 का क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भाई ये टोटल क्वेश्चन 120 के समथिंग क्वेश्चन है और भाई अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो ना तो आपकी बहुत तैयारी हो जाएगी। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखी है तो आप 70 से 80% आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने को। आई होप ये वीडियो आपके लिए यार रियली हेल्पफुल रहे, आपका पेपर पूरा इसमें से आए। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस किए हैं, और भी वीडियो आएंगी, उसके लिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।